नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड प्राइमरी सुपर टेट के लिए शिक्षक भर्ती के लिए जो कि हम विज्ञान वाला टॉपिक आपको करा रहे थे, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है 11वां लेसन, उसमें मानव शरीर स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पोषण से रिलेटेड हमने बताया था कि आपको 3 पार्ट में जो है इस टॉपिक को हम कराएंगे। तो उसी का आज ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा चुके हैं। अगर उसकी वीडियो नहीं देखेंगे तो ज़रूर देखिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और प्लेइंग लिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी 2 से 3 टॉपिक और बचेंगे इससे विज्ञान वाले सिलेबस से में, तो उसको ही जल्द भी कवर करने का प्रयास हमारे तरफ से होगा। और आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इस विज्ञान के भी कई नोट्स जो है मैं उपलब्ध कराया हुआ हूँ और बाकी सभी सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध कराया हुआ हूँ। और आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती में हो सकता है कि यूपी वालों को भी मौका मिलने के चांस है, क्योंकि 2018 और 19 के 17 के जो भी 2 भर्तियां हुई थी उसमें बिहार वालों को मौका दिया गया था। उन लोगों ने हाई कोर्ट में जो है केस दर्ज जीत कर जो है इस भर्ती में इन लोगों ने भाग लिया था। तो हो सकता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिले, तो तैयार रहिएगा। जैसे भी कोई भी सूचना होगी हम अपने टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर करता हूँ। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि 39 क्वेश्चन तक हमने कवर कर चुके थे। यहीं तक कवर कर लिया था। आहारी रेशे जो पूछा गया था क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39वां, उसका हमने हल कर लिया था। इसका सी वाला विकल्प सही हुआ था। उसके बाद आज हमारा जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आज हमारा 40 प्रश्न कह रहा है कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, उस गैस का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और कार्बन मोनोऑक्साइड उसको कहते हैं। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको नष्ट करने में काफ़ी इसका योगदान होता है। सिगरेट, धुएं, ऐसे जो चीज़ें होती हैं जहरीली धुएं, उनमें ये गैस जो है देखने को मिलता है। तो ये वाला विकल्प हमारा 40 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में शरीर के अंदर पहुंच जाए तो दम घुटने लगता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि प्रतिजैविक डैश डैश के उपचार में प्रभावी है। कौन सा प्रभावी होता है? तो प्रतिजैविक तो वो हैजा में प्रभावित होता है, दूषित जल से होता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया जीवाणु जनित ये रोग है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। GST पंडित का न्यू टीका है, उसी में ये आता है। ट्रिक मैंने बताया था पहले वीडियो में, अगर आप नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा। डी वाला विकल्प प्रश्न नंबर 41 का सही हो जाएगा। प्रतिजैविक का उपयोग हैजा के उपचार में किया जाता है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो विब्रियो कालेरी, बहुत महत्वपूर्ण, विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु की वजह से होता है। और जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवियन हाक ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये इस जीवाणु का नाम भी ध्यान रखिएगा, विब्रियो कालेरी। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं? कि जो अंगूठा जो है हमारी बाकी उंगलियों से स्वतंत्र गति करता है। आपको देखिए ना, इसको नचाएंगे अंगूठा को तो चारों उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्र एकदम गति करेगा। क्यों करता है? प्रश्न नंबर 42 विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा सैडल संधि की वजह से जो है ये स्वतंत्र गति करता है। सी वाला विकल्प जो है 42 का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सैडल संधि में बाल और साकेट दोनों की कम विकसित होती हैं। इसमें एक से अधिक दिशाओं में गति संभव है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारियों में अंगूठे की मेटाकार्पल के बीच सैडल संधि पाई जाती है। जो मेटाकार्पल ये ग्रंथियाँ होती है, यहाँ पर संधियाँ होती हैं, उसमें जो है ये जो सैडल संधि होती है वो सिर्फ इसमें पाई जाती है, अंगूठे में। बाकी 4 में उंगलियों में नहीं पाई जाती, इसीलिए अंगूठा हमारा स्वतंत्र गति करता है चारों तरफ। प्रश्न नंबर 43 विकल्प ए ऑप्शन इसमें मिलाना है। चलिए सीधे हम प्रश्न पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन हमें मिलाना है।
देखिए यहाँ अमाशय, अमाशय में क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको ग्लैंड्स के भी नाम से जाना जाता है, ग्रेस्टिक ग्रेन्स के नाम से। यकृत में जो है हमें पीत रस, सीधे अग्नाशय में अग्नाशयी रस और छोटी आंत में आंती रस, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। विकल्प जो हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 43 का वो हो जाएगा यहाँ ना बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 43 का। मिलान कर दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अमाशय, जठर रस या ग्लैंस्ट्रिक जॉइस जो होता है रस उसको कहते हैं, जूस को रस कहते हैं। तो वो चीज़ें जठर रस ये दीवारों पर पाई जाती है अमाशय के। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस, पेनक्रियाज इसी को कहा जाता है। और छोटी आंत को जो है अग्नाशयी रस कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 44, जल में घुलनशील विटामिन, तो कौन है? BC जो है जल में घुलनशील विटामिन है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी जो A, D, E, K ये जो विटामिन है, बाकी विटामिन ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन BC है सिर्फ, और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। प्रश्न नंबर 45 है कि शरीर वर्धक भोजन होता है। शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 42 का। तो शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है? वर्धक मतलब वृद्धि करने योग्य कौन सा? तो प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वृद्धि भी इससे होता है, इससे ऊर्जा भी मिलता है। बी वाला विकल्प 45 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। दरअसल प्रोटीन क्या होता है कि हमारे शरीर में वृद्धि भी कराता है और ऊर्जा भी प्रदान करने का कार्य करता है, इसीलिए शरीर वर्धक उसको कहा जाता है। बाकी वसा भी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, ये भी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 45 का प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से एक अचल संधि है। कौन इसमें से एक अचल संधि है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 46 का। तो जो कपाल की अस्थियां के मध्य जो संधियां होती है उसी में अचल संधियां जो है पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कपाल के अंदर जो संधियां पाई जाती है उसी को अचल संधि कहा जाता है। कपाल अस्थियों के मध्य की संधि अचल संधि कहलाती है। ध्यान रखिएगा। कपाल को खोलेंगे तो 3 भाग में खुल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कपाल हमारा जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 भागों से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 47, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्पंदन में सहायता करती है? स्पंदन का मतलब होता है कि रोकने में सहायता करती है, रक्त स्पंदन में सहायता करती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 47 का। और विकल्प हमारा जो होगा प्लेटलेस्ट। विमवाणु, इसको विमवाणु हिंदी में कहते हैं, प्लेटलेस्ट को होती है हिंदी नाम भी ध्यान रखिएगा प्लेटलेस्ट। प्लेटलेस्ट में होता क्या है कि फाइब्रोजिन नामक जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण करते हैं और उसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो आकर फंस जाती है और ब्लड का जो बहाव होता है वो रुक जाता है। यही चीज़ जो प्लेटलेस्ट में पाई जाती है। 55% हिस्सा होता है प्लेटलेस्ट रक्त का, 55% हिस्सा ध्यान रखिएगा। बाकी 45% हिस्सा रक्त कणिकाएं होती है जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेस्ट पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो है 55% हिस्सा था, प्लाज्मा और प्लेटलेस्ट इसमें पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। रक्त में प्लेटलेस्ट का कार्य रक्त का थक्का जमने, देखिए यहीं पर लिखा गया कि रक्त का थक्का जमने का कार्य करता है। इसके निर्माण में के विटामिन होता है, हमने बताया ना आपको फ्लिक्वोनोन, वो विटामिन की बात हो रही है, सहायता होता है जिसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट से रक्त कणिकाएं के प्रकार होते हैं, जबकि लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन युक्त होती है और ऑक्सीजन का संवहन करती है। तो ये चीज़ें कुछ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 48, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम। इसका ट्रिक होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, रथ एक टाफी। क्या है? रथ एक टॉफी। देखिए, र से रेटिनॉल, थायमीन, स्कार्बनिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फ्लिक्वोनोन, यही होता है रासायनिक नाम। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है टोकोफेरॉल ई और ये होता है फ्लिक्वोनोन के। तो ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम है। ट्रिक ध्यान रखिएगा, रथ एक टाफी। चलिए मिलान करते हैं। B1 दिया है, B1 को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या? B1 को। B2 भी दिया है, तो देखिए B2 को हम राइबोफ्लोविन कहेंगे, B1 को थायमीन कहेंगे, A को रेटिनॉल कहेंगे और C को स्कार्बनिक एसिड कहेंगे या अम्ल कहेंगे। एकदम मिल गया ना। B2 को राइबोफ्लोविन, ध्यान रखिए का।
चलिए मिलान हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा बी वाला विकल्प। यहाँ बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B रेटिनॉल और C कार्बनिक अम्ल होता है। रथ एक टापी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 कौन सा विटामिन हमारे नेत्र की त्वचा के लिए संक्रामक है? तो विटामिन ए रेटिनॉल, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। रतौंधी संक्रामक रोग इसी वजह से होता है, इसकी कमी से सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 का यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 50 गलत मिलान को पहचानिए। इसमें कौन सा मिलान जो है गलत है वो आपको बताना है। तो चलिए इसमें प्रश्न नंबर 50 विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा छोटी माता चिकन पॉक्स जो है ये जीवाणु जनित, ये जो है गलत है। सी वाला विकल्प इसका सही गलत हो जाएगा। ये विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। चिकन पॉक्स वाला तो जीवाणु दिया है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा और ए वाला सही है। अमीबा पेचिस जो एंटी अमीबा विषाणु की वजह से होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेचिस जीवाणु की वजह से होता है तो ये वाला विकल्प सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है ये जो है प्लाज्मा की वजह से होता है, ये भी सही है तो ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प जो है हमारा गलत है, जीवाणु नहीं होना चाहिए, विषाणु होना चाहिए। प्रोटोजोआ, ये जो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक होता है, प्रोटोजोआ से होता है। डी वाला ये वाला ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 50 से हो गया। देखिए छोटी माता चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं का संक्रामक जीवाणु द्वारा नहीं, यह विषाणु द्वारा होता है। अन्य सारे जो मिलान जो है सही है। प्रश्न नंबर 51 इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्नाशयी रस से ये निकलता है, बीटा कोशिकाएं होती है ना अग्नाशय के, वहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। अब ये क्या करता है कि ग्लूकोज का पाचन करने में सहायता करता है। सब कुछ बता दिया, विकल्प आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 51 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है और इसका नियंत्रण भी यही करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। 14 नवंबर को इंसुलिन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस की दीपिकाएं, पूछता है कभी कभी कि लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो पेनक्रियाज अग्नाशय में पाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लैंगरहंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और ग्लाइकोजेनेसिस उसको प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 धातु परमाणु में युक्त विटामिन, किस विटामिन को धातु विटामिन कहते हैं, वही बात यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हमारा B12 विटामिन होता है वो जो है धातु विटामिन की मात्रा, धातु विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसमें कि कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है इसी विटामिन में पाया जाता है, सी वाले ऑप्शन के में, तो इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं, धातु विटामिन कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। B12 को धातु विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोबाल्ट एक जो है धातु है। और यहाँ देखिए साइनो कोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम है B12 का, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रावस्था में जीन विनियमित होता है, तो किस प्रावस्था में जीन विनियमित होता है? ये होता क्या है, विभाजन की सेल का विभाजन होता है। जैसे एक सेल से दो सेल का निर्माण, वही चीज़ यहाँ पर होता है सूत्री विभाजन। अच्छा, विभाजन तीन तरह के, अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री विभाजन, तीन तरह का विभाजन होता है, जिसमें से अर्धसूत्री आपको पूछा है प्रश्न नंबर 53 में। विकल्प हमारा जो सही होगा स्थूल पट्ट पेटिकीन अवस्था में होता है, बी वाला विकल्प 53 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन में पेटिकीन अवस्था में विनियमित होता है, जिससे एक गुणसूत्र का तंतु दूसरे गुणसूत्र की जगह व दूसरे का पहले गुणसूत्र की जगह स्थानांतरित हो जाता है। इसमें भिन्न गुणों का वाले उगमों का निर्माण होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 निम्न में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेड कण है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पैलेड कण जो है किस अन्य कोशिकांग का नाम है? कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, और बहुत से अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, ये सभी अंतःप्रदत्त जालिका, ये सब इसके कोशिकांग है। उसी में से पैलेट कण किसको कहा जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 54 का। तो राइबोसोम को पैलेट कण के नाम से जाना जाता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री इसी को कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम दो प्रकार के, खुदरी होता है
और एक होता है चिकनी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राइबोसोम नाम पैलेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, अतः इसे पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15, गैस्ट्रिक करता है, गैस्ट्रन करता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 55 का। तो ये जो है एक जठर रस का प्रेरणा होता है, आमाशय में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 55 का सी वाला विकल्प ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक हार्मोन्स आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है, जिससे जठर स्रावण को प्रेरित करता है, जिसमें HCI व विभिन्न पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि ऊर्जा का निर्माण यही होता है। 38 ATP ऊर्जा के रूप में निर्माण होता है, जिसमें 38 ATP जो है एक ग्लूकोज ऊर्जा के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखेगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यही होता है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, DNA जो है यहीं पर पाया जाता है। जंतु कोशिका में पूछेगा कि DNA कहाँ पाया जाता है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर पादप में पूछ देता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, अधिक प्रश्न ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिया जाए और एक होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है ये पादप में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो अगर पूछेगा कि DNA जो है कहाँ पाया जाता है, किस कोशिकांग में पाया जाता है, और ऑप्शन में क्लोरोफिल माइटोकॉन्ड्रिया दोनों रहेगा, तो दोनों आपको मारना है। अगर जंतु कोशिका में डायरेक्टली पूछेगा तब तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको मारना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 56 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है DNA पाया जाता है और प्रश्न के अकॉर्डिंग शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 57, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था किस में होती है, वो आपको प्रश्न नंबर 57 का बताना है। प्रोफेज में होती है। ये जो है एक कोशिका का विभाजन के एक रूप होते हैं। जैसे कोशिका ऐसे है, फिर कोशिका ऐसे होगी, फिर उसमें धागा का निर्माण होगा, फिर दो कोशिकाएं बनेगी, दोनों कोशिकाएं अलग होगी, तो इन्हीं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, मेटाकाफ, टीलोफेज, नेनाफेज और प्रोफेज। तो इसमें जो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था होती है वो प्रोफेज वाली जो प्रावस्था होती है वो होती है। ए वाला विकल्प इसका 57 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है कि वायरस जनित रोग, वायरस का विषाणु खोजकर्ता इवाइनोवाक्सी। ये चीज ध्यान रखिएगा। 58 का जो हमारा विकल्प सही होगा वायरस, वो होता है पोलियो। पोलियो जो है वायरस जनित रोग है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ट्रिक हमने बताया था, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ए वाला विकल्प। बाकी जो है ये जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जीवाणु जनित रोग का ट्रिक क्या था, GST 15 का नीति का है। प्रश्न नंबर 58, पहली वीडियो नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा, डिटेल में उसमें मैंने आपको दिखाया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59, भोजन में निम्नलिखित से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। सबको पता है ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। रतौंधी रोग स्पेशली रात को जो है उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, उसी को रतौंधी कहते हैं। प्रश्न नंबर 60, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमें एड्स की बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, एड्स एक विषाणु जनित रोग है। यह एंटी रेट्रोविरिटी समूह के ताल्लुक रखने वाला वायरस है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को निरंतर कमजोर करता है, जिससे प्रभावित शरीर बीमारियों से लड़ने वाली क्षमता जो खत्म हो जाती है और फलतः अनेक बीमारियां ग्रसित हो जाती है। इस कारण रोगी का जो है मृत्यु हो जाता है। दरअसल होता क्या है एड्स में, मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। खोज जो है लकमांटेनियर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। और ये जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है, जिसको AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ध्यान रखिएगा, ये होता है। और उसमें को HIV जो है HIV वायरस होते हैं। इसको हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से इसका फुल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें, ये विषाणु जनित रोग है। और इस चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या करते हैं कि हमारे जो शरीर में टी लिम्फोसाइट नामक छोटी कोशिकाएं होती है, जो रोगों से लड़ने वाली क्षमता वाली जो कोशिकाएं
कोशिकाएं होती है उनको ये खा जाता है, खत्म कर देता है। इस तरह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे तो उस स्थिति में आपकी शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगी और आप जो है मृत्यु की तरफ बढ़ने लगेंगे। बहुत खतरनाक रोग है, ध्यान रखिएगा। और समलैंगिक यौन संबंध से ये रोग होता है, ये भी आपको पता ही होगा। और इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है एलिसा टेस्ट, एक होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लास्ट जो टेस्ट होता है वो विश्वसनीय टेस्ट है, पहचान करने के लिए कि बंदे में HIV है कि नहीं वो टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें तो यही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61। शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्रित होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अंग में ए विटामिन सबसे ज़्यादा होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा जो सही होगा यकृत में जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, यकृत में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए, ये थोड़ा डिस्प्ले चल नहीं रहा है, रुक जाइए। डिस्प्ले पर पानी गिर गया था, वो पसीना हो रहा है ना, तो वो पानी गिर गया, इसी वजह से जो डिस्प्ले ढंग से चल नहीं रहा था, फिर उसको साफ किया तब जाकर अब चलने लगा। चलिए अब प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सी, यकृत वसा पदार्थों का उपयुक्त निर्वहन करता है जिसके साथ साथ वो वसा के घुलनशील विटामिन ए का भी संचयन करता है। तो यकृत संचयन करता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि मानव शरीर में परासरण नियंत्रित करने वाला अंग है। परासरण दाब को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 62 का। और विकल्प जो हमारा सही होगा 62 का वो हो जाएगा हमारा वृक्क। वृक्क को हम किडनी कहते हैं, हिंदी में वृक्क, किडनी इंग्लिश में कहते हैं। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये एक उत्सर्जी अंग है, ध्यान रखिएगा। उत्सर्जी अंग जो है 4 होते हैं, एक तो वृक्क हो जाएगा, एक होता है त्वचा हो जाता है, एक हो जाता है यकृत हो जाता है, और एक हो जाता है ये कौन सा, 4 होते हैं, 3 यहाँ पर आपको मैं बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। किडनी, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। किडनी में मतलब नेफ्रॉन होता है और किडनी की वर्किंग यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 63 है, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है। खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 63 का। कौन सा है तो वो है हमारा बी वाला विकल्प, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 63 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 64। और शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है वो आपको बताना है 64 का। तो साफ दिख रहा है डी वाला विकल्प जो है इसकी कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, रिटेशक जो है डी की कमी से, और ए की कमी से रतौंधी होता है। तो डी वाला क्वास्कोर रोग और मैरिज्म रोग, ये 2 रोग जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। डी वाला विकल्प इसका ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 64 का। क्वास्कोर और मैरिज्म ये 2 रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रश्न नंबर 65, रक्त लाल दिखाई देता है किसकी वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 65 का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह लाल दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ये ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग होता है इसमें से? तो हैजा, टाइफाइड, ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 66 का। देखिए हैजा नामक रोग दूषित जल से सेवन से होता है। यह एक विब्रियो कालेरी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वायरस जीवाणु से होने वाला रोग विब्रियो कालेरी जीवाणु के कारण होता है। यह मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस बीमारी के रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है अतः रक्त का संचार धीमा हो जाता है। इस रोग के उपचार के लिए हैजे का टीका लगाया जाता है तथा पानी उबालकर पीना चाहिए अगर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो। प्रश्न नंबर 67 है कि रक्त में निम्नलिखित में के अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नामक बीमारी होता है। किसकी अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 67 का। विकल्प जो हमारा सही होगा डी वाला, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। डी वाला विकल्प जो है 67 का सही हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चे तक प्रभावित होते हैं जबकि ये नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता से होता है। इससे बच्चे के ओठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है और नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है जिससे श्वसन क्रिया संचार रूप से संपादित नहीं हो पाती है।
तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ध्यान रखिएगा। 68 ईसीजी का प्रयोग किस रोग के लिए निर्णय के लिए किया जाता है? किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है ईसीजी आपको पता होगा। 68 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा हृदय की कमजोरियों को पता करने के लिए बी वाला विकल्प जो है ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखते हैं थ्योरी में दिया है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? कौन सा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, सी वाला विकल्प 69 का सही हो जाएगा। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे पलक का गिरना, आंखों से पानी निकलना, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आती है, तो उसी का नियंत्रण करना ये मेरुरज्जु का कार्य होता है। सी वाला विकल्प जो है 69 का सही हो जाएगा। मेंडुला ऑब्लांगाटा का पीछे वाला भाग में मेरुरज्जु बनता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिर एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर की ड्यूटेरिमेटर, अनक्रायड और पायमेटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के दो भाग होते हैं, एक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय करती है, एक मस्तिष्क के आने वाली उद्दीपकों का संवहन करती है। ये दो कार्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 70 दाल किसका प्रमुख स्रोत है? अच्छा स्रोत है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 70 तो सबको पता है प्रोटीन दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है जिसमें प्रोलीन और वेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 71 शहद का प्रमुख घटक है, कौन है शहद का प्रमुख घटक? प्रश्न नंबर 71 तो वो है फ्रक्टोज, डी वाला विकल्प। ये भी कभी पूछा जाता है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 71 का। शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है और एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और गेहूं की रोटी में ग्लूटिक प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अच्छा, ये कई पॉइंट दिया है, जैसे कि ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होगा, रेनिन एंजाइम हमारे आमाशय में पाया जाता है, वो दूध को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद गेहूँ में ग्लूटिन प्रोटीन होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और शर्करा में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 72 विटामिन शब्द का प्रयोग जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था सबसे पहले, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा तो सब में पाया जाता है, लेकिन मुर्गे में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, डी वाला विकल्प 73 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? प्रश्न नंबर 74 का तो वो हमारा अंग जो प्रभावित होता है वो होता है आंत। हैजा दूषित जल से होता है तो आंत ही प्रभावित होगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, हैजा। विब्रियो कालेरी वायरस के जीवाणु की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। एंटीनी कालेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। इस रोग का लक्षण अधिक दस्त होना, मल होना अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 75 मलेरिया से प्रभावित अंग, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 75 का तो लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो प्रभावित होती है, बी वाला विकल्प जो है 75 का सही हो जाएगा, मलेरिया कैसे। तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ जनित रोग है मलेरिया, यदि ध्यान रखिएगा। देखिए मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ से होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। के लार्क के साथ स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, ये लाल रक्त कणिकाएं को प्रभावित करने का कार्य करता है जिसको आरबीसी कहते हैं। प्रश्न नंबर 76 इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? अच्छा देखिए इंसुलिन के अतिस्रावण मतलब अधिक स्रावण से कौन सा रोग होता है वो आपको बताना है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है आपको पता होगा, हाइपोग्लाइसिन, और कमी से मधुमेह रोग होता है आपको पता होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 76 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर के अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होगा। जबकि इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है।
तो कमी भी नुकसानदायक है, अधिक भी नुकसानदायक है। और अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावण होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज का ये नियंत्रण करने का कार्य करता है, ग्लूकोज की मात्रा को हमारे शरीर में नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 77, मानव शरीर जो होती है प्लीहा को नियंत्रित कौन करता है, वो आपको बताना है। मानव शरीर में प्लीहा आपको पता होगा ना कि ये प्लीहा में होता क्या है कि इसमें रक्त जो है मृत होता है रक्त का, तो ये क्या करता है। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा रक्त आयनित करता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जैसे थ्योरी में दिया होगा मानव शरीर प्लीहा, इसमें पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित प्रणाली होते प्रणाली का सबसे बड़ा आर्गन है जिसमें रक्त का शुद्धिकरण और भंडारण। शुद्धिकरण यहाँ नहीं होता है यार, दरअसल होता क्या है, देखिए प्लीहा में होता क्या है ना कि जो प्लीहा में होता क्या है कि इसमें जो है जो लाल रक्त होती है वो इसमें आकर मर जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो आकर इसमें ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि आरबीसी जो है उसका कार्य जो है 120 दिन का होता है, तो वो जब इसका 20 दिन पूरा हो जाता है तो प्लीहा में आकर जो है नष्ट हो जाती है। और ये रक्त में ही प्लीहा पाया जाता है, ऐसा नहीं है, रक्त में ही प्लीहा पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रक्त का कब्रिस्तान कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न बन सकता है, प्लीहा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 78 है कि यदि माता पिता के रक्त समूह ए हो तो बच्चे में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 78 का कौन सा समूह होगा, तो वो होगा ए या ओ का हो सकता है, डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यदि माता पिता के रक्त में ए गुणे ए है तो बच्चे में भी संभावित ए होगा या ओ होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओ सर्वदाता है और ए भी जो है सर्वग्राही है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 79, सीकम पाचन में काम आता है, तो सीकम जो है मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन ये जो है एक अपशिष्ट की तरह कार्य करता है, मतलब इसका अभी उपयोग नहीं है। सेल्यूलोज का पाचन करता है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है ना उसमें सीकम पाया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और सेल्यूलोज का मनुष्य में पाचन होता नहीं है, पता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 79 का। छोटी सीकम छोटी आंत का भाग होता है, देखिए यहाँ छोटी आंत दिया है, गलत दिया है भाई, छोटी आंत नहीं बड़ी आंत में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज के पाचन करने वाली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये मनुष्य के काफ़ी छोटी होती है। ये अवशेषी अंग, अब देखिए ये अवशेषी एक तरह का अंग है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है, जबकि शाकाहारी जानवरों में पूर्ण विकसित होता है। जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें ये पूर्ण विकसित होता है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो कौन लेकर जाता है, तो वो लेकर जाने का कार्य कौन करता है, तो वो लेकर जाने का कार्य करेगा। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग ही मारना है हमें, लोहित कोशिकाएं जो लाल रंग कोशिकाएं होती हैं, RBC जो होती है रेड ब्लड सेल्स, वो ले जाने का कार्य करती है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 80 प्रश्न, बाकी और बचे हुए प्रश्न अगले वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।